करता हूँ आप सब खैरियत से। ओके, तो आज जो है ना हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने लगे हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया, मतलब पिछली प्लेलिस्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया। इंट्रो देखा, वेरिएबल्स पढ़ा, डाटा टाइप्स पढ़ा, इफ एल्स पढ़ा और ईच एंड एवरीथिंग पढ़ा। मैं चाहता हूँ एक छोटा रिवीजन टाइप कुछ हो जाए। ठीक है, इंट्रो में हमने पढ़ा कि कब और कैसे बनी, क्यों बनी। ठीक है, बल्कि ये तो इंट्रो नहीं होता। वेरिएबल्स मतलब कि वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के होते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वेर एक विंडो ऑब्जेक्ट है। वेर में आप कुछ भी लिख दोगे और ये बाहर से एक्सेस हो जाता है। ये फंक्शन स्कोप होता है वेर जो है, और इसकी ये मतलब कि ग्लोबली मतलब कि जो भी चीज़ें हम इसमें रखें इसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट में ये सिनेरियो नहीं होता। कॉन्स्ट होता है ब्लॉक स्कोप के साथ साथ इसकी वैल्यू एक मरतबा जब डिफाइन कर दें तो इसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से लेट भी क्या होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है। लेट में क्या होता है, लेट में हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, ये भी एक ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ओके। वैर से हमें इसमें नोट करने वाली बात ये थी कि हमें वैर से अवॉइड करना चाहिए। वैर यूज़ बहुत रेयर केसेस में यूज़ करना ही नहीं चाहिए वैर को। ठीक है, बाकी हमने पढ़ी थी डाटा टाइप्स में हमने पढ़ी थी इफ एल्स कंडीशंस, मतलब कि इफ़ अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा कुछ इस तरह से। इफ़ एल्स नहीं, इतना इफ एल्स नहीं, इफ एल्स अगर कंडीशन क्या होती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड चल जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला कोड चल जाएगा। इसमें हम एल्स इफ भी लगा सकते थे और भी मतलब कि काफ़ी सारी कंडीशन लगा सकते थे। ओके, फिर हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स क्या होते थे बेसिकली कि प्लस एडिशन का, माइनस सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और मॉड्यूलस रिमाइंडर का। फिर हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, मतलब क्या डबल इक्वल्स टू लगाने से क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ उसकी नंबर चेक होते थे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर मैं इसकी जगह एक और इक्वल्स टू लगा दूं तब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्योंकि ट्रिपल इक्वल्स टू डाटा टाइप भी चेक करते हैं साथ के साथ। ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू सेम टाइप, अच्छा ओके। फिर ये मतलब कि जब हम करना चाहें नॉट इक्वल्स टू प्लस टाइप भी चेक करता था। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, फिर हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, मतलब कि एंड में क्या होता था, दोनों लेफ्ट और राइट कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल 3 बड़ा है 2 से, कंडीशन ट्रू होगी। फिर एंड वाला साइन 4 बड़ा है 3 से, कंडीशन ट्रू होती। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन फॉल्स मानी जाती थी। और के ऑपरेटर में ये नहीं था। और के ऑपरेटर में था कि अगर कोई एक कंडीशन ट्रू हुई लेफ्ट और राइट सिनेरियो के अंदर तो भी हमारा कोड चल जाता था। नॉट इक्वल्स टू मतलब बराबर नहीं। ठीक है, फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ रहे थे कि इक्वल्स टू लगाते, एक इक्वल्स टू लगाने से असाइन हो जाता था। प्लस इक्वल्स टू ऐड एंड असाइन, माइनस सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। ओके, तो फिर हमने यूनरी ऑपरेटर्स ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ में पढ़ा था। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो था पोस्ट फिक्स का और प्रीफिक्स का। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता था, यूज देन इंक्रीज, पहले इसको इस्तेमाल करो फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करो। फॉर एग्जाम्पल लिखा होता था 2, तो हम कंसोल तो हम यहाँ पर क्या करते थे, कंसोल में क्या करते थे 2 प्लस प्लस। अब क्या करो, पहले 2 की ओरिजिनल वैल्यू ले लो किसी वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल ये स्टोर्ड है लाइक दिस, लेट ए इक्वल्स टू दिस। तो हम क्या करते थे कि ओके यहाँ पर कंसोल में क्या करते थे, ए मतलब 2 पहले हमारे पास आ चुका, फिर ए के अंदर प्लस प्लस हुआ 3। जब हम अगेन करते थे तब हमारे पास क्या आता था आंसर। इसको मैं चलो प्रैक्टिकल थोड़ा सा करा दूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 2। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस। आंसर देखें तो क्या आता है हमारे पास, ए प्लस प्लस का आंसर 2 है। ठीक है, अगर मैं इसको अगेन ही रन कर दूं तब क्या आएगा, 2 and 3। मतलब क्या कि इसने जब पहले मरतबा रन किया तो हमने क्या किया, हमने कहा कि पहले तुम इसकी वैल्यू ले लो फिर इंक्रीमेंट करना। ठीक है, अगर मैं ए प्लस प्लस की जगह ए प्लस प्लस प्रीफिक्स में लगा दूं, पहले ही वैल्यू हमारे पास क्या होगी, चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर हमारे पास आउटपुट आएगा। ओके, तो हम ऑपरेटर्स पर थे। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा था। फिर हमने प्रैक्टिस की थी खूब सारी। कंडीशंस में हमने इफ एल्स कंडीशन पढ़ी, एल्स इफ कंडीशन पढ़ी, स्विच स्टेटमेंट पढ़ी। ठीक है, फिर आता है लूप्स में हमने काफ़ी सारा पढ़े, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप,
और भी लूप से जब हम एरे में कवर कर रहे थे। फॉर लूप मतलब कि जब आपको किसी काम को फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना हो। वाइल लूप जब आपको कंडीशन के मुताबिक लूप चलानी हो, मतलब जब कंडीशन ट्रू हो तभी कंडीशन रुके। डू वाइल में क्या होता था, ये कम से कम एक मरतबा लाजमी चलती थी। सिंटैक्स कुछ इस तरह से था कि कंडीशन अगर फॉल्स भी है तो एक मरतबा लाजमी रन हो, ठीक है। फिर हमने आगे पढ़े थे दोस्तों फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये वाले भी, मतलब आगे हर जगह बैकएंड हर जगह फंक्शन यूज होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन में मैंने एक मतलब कि एक फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस एक्सप्रेशन वर्सेस एरो फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन में हमने होस्टेड समझा था कि फंक्शन को मतलब कहीं पर भी डिफाइन कर दो और उसको कॉल करो तो आउटपुट मिल जाता था। इसमें होस्टेड और टेम्पोरल डेड जोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ठीक है। और हमने कौन सा पढ़े थे इसमें, हमने मतलब पैरामीटर और आर्गुमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। पैरामीटर आर्गुमेंट्स क्या था, जहाँ पे मतलब कि फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहाँ से अगर कोई वैल्यू दो, और फंक्शन जहाँ डिफाइन और वहाँ पर कोई वैल्यू रिसीव हो, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ और उसमें कोई वैल्यू दी उसे बोलते थे आर्गुमेंट्स। जहाँ वैल्यू रिसीव हुई फंक्शन के अंदर उसे बोलते थे पैरामीटर, ठीक है। फंक्शन मस्ट भी कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी करता है। अगर रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखेंगे डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करके फंक्शंस को कॉल करने के साथ हमें अनडिफाइंड भी देखने को मिलता था, ठीक है। और हमने प्योर वर्सेस इम्प्योर फंक्शंस पढ़ा था, मतलब कि प्योर फंक्शंस नॉट साइड इफेक्ट होते सेम इनपुट सेम आउटपुट, मतलब कि क्या कि जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, ठीक है। इम्प्योर फंक्शन साइड इफेक्ट जैसे कंसोल डोम एपीआई वगैरह में आउटपुट कैन बी चेंज, आउटपुट क्या हो सकता था, चेंज भी हो सकता था, ठीक है। इस तरह से हमने क्लियर और लेक्सिकल स्कोप देखा था। जहाँ तुम्हारा फंक्शन लिखा गया है वही उसका स्कोप डिसाइड करता है, ना कि जहाँ कॉल किया गया हो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आज की वीडियो में भी हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। या फिर सिंपल इनर फंक्शन आउटर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है लेकिन आउटर फंक्शन इनर वेरिएबल्स को नहीं, ठीक है। तो ये वाला एक एग्जांपल था छोटा सा हमारे पास, ओके। तब हम नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, क्लियर का होता है जब भी कोई इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है इवन आफ्टर आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होता है। मतलब फंक्शन अंदर लिखा गया था और उसमें बाहर वाले वेरिएबल्स को याद रखा हुआ है, यही क्लोजर है। फॉर एग्जांपल था एक हमने रिटर्न किया था, कहूँ कि फॉर एग्जांपल हमने इसको कहते हैं पहले एक फंक्शंस को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब इस काउंटर के अंदर भी एक बेसिकली फंक्शन था जो कि ये था, और ये रिटर्न प्लस काउंटर ये क्या करता था कि ये वाला आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका, लेकिन आउटर फंक्शन के साथ एक वेरिएबल भी था, लेकिन क्लोजर ने क्या किया उसको याद रखा, और जब भी हम इसको कॉल करते तो हमें प्लस मिलता रहता था। इफी मतलब कि हमने पढ़ा था इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के फंक्शन को इन ब्रैकेट से राउंड कर दो, फॉरन ये ब्रैकेट से जाता तो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बन जाता था। ये सारा हमने पढ़ा था, अगर नहीं देखी आपने वीडियोस तो दोबारा जाकर देख सकते हो, ओके। तो हमने फिर आगे पढ़ा था एरेज, ओके। तो एरेज जो थे कि मतलब कि जावास्क्रिप्ट एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम एरे में हर तरह का डाटा रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें स्ट्रिंग लिखा है तो हम इसमें 1 भी लिख सकते थे, हम इसमें बूलियन वैल्यू भी लिख सकते थे, हम इसमें और भी मतलब कि वैल्यूज लिख सकते थे, ठीक है ना, जैसे कि 0.234, ठीक। ये हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। तो एरे कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये एक एम्प्टी एरे है, ये एक एरे है जिसके अंदर नंबर्स हैं, और ये एक एरे है जिसमें अंदर स्ट्रिंग है, और ये एक वैल्यू है जिसके अंदर सब कुछ आ सकता है, ठीक है। या न्यू एरे से भी कर सकते हैं, सही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो एरे जो थे, एरे के अंदर हमने इसकी लूप्स पढ़ी थी कि एरे के अंदर फॉर ईच लिखते हैं, फॉर मैप लगता है, फॉर ईच मैप, और हमारे पास क्या कहते हैं फिल्टर्ड, रिड्यूस, सॉर्ट तो नहीं, खैर रिड्यूस लूप लगती है, ठीक है, ओके। फिर हमने इन लूप्स को भी डेप्थ में कवर किया था कि जो फॉर ईच होती है वो रिटर्न एरे नहीं करती, जो मैप होता है वो रिटर्न एरे, बाकी जितने भी लूप्स हैं वो रिटर्न एरे में ही आउटपुट देती है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि मैप जो होता है वो एरे करता है, रिड्यूस के करते हैं, उन सबको सम कर सकता है या फिर और भी ऑपरेशन से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फिर हम चले गए थे डोम्स की तरफ, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट्स की तरफ गए थे, डोम तो भी इसके बाद वाला टॉपिक था। ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन, मतलब कि एक स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में एक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ले लेना। एग्जाम्पल में हमने देखा था एक पर्सन है, एक कोई भी पर्सन होता है, उसका एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, नेम, सिटी, एज, etc, ठीक है।
तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हमने देखे थे, एक ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाया गया तो हम उसको फंक्शन नहीं, हम उसे मेथड कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमने ये खूब सारी प्रैक्टिस की थी। ओके 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 ओके। फिर हमने और इसमें और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ, शैलो कॉपी यूजिंग सेपरेट ऑपरेटर्स। मतलब कि क्या कि हम शैलो कॉपी और डीप कॉपी बेसिकली हम देख रहे थे, जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, कहाँ गया, ये रहा, रेफरेंस कॉपी वर्सेस डीप कॉपी वाले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 9 में। ठीक है, रेफरेंस कॉपी क्या होता था कि जैसे कि हम सिंपल वेरिएबल्स को भी रेफरेंस करते थे, इसमें भी मतलब कि बी इक्वल्स टू ए, बी के अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब कि बी में कोई चेंजेस करो तो ए में चेंजेस हो जाती थी या नहीं होती थी, चेक करते हैं। आई थिंक आई इसको करते हैं एरे, नहीं इसको भी नहीं, एरे में नहीं, इसको 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 इसमें पेस्ट करके, अरे भाई हट जा। ठीक है, आउटपुट देखें तो क्या आएगा, ए के अंदर भी 99 आ चुका है। हाँ बिल्कुल सही थे। ओके, किधर गया, ये रहा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर हमने मतलब कि ए और बी को सेम मेमोरी लोकेशन पॉइंट करता है, तो इससे बचने के लिए हमने क्या कहा था, स्ट्रक्चर्ड अलोन, मतलब कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की भी कॉपी हमारे पास रख लेता था जब हम स्ट्रक्चर्ड अलोन का क्लोन का कीवर्ड यूज करते थे। ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे, डीप क्लोन यूजिंग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये भी देखा था हमने। फिर उसके बाद कॉपी सेपरेट ऑपरेटर से देखा था। फिर हम आ गए थे डोम की तरफ। मतलब क्या था कि डोम के अंदर हमने पढ़ा था कि हर चीज़ HTML में एक डोम ट्री होती है, ट्री स्ट्रक्चर होती है, नोड होती है बेसिकली। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML टैग जैसे कि div वगैरह। ठीक है ना, टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर कुछ लिखा कि कमेंट जैसे कि होता है कि कुछ चीज़ हम जो स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं आउटपुट पर नहीं दिखाना चाहते, उसे हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सही। तो फिर हमने इसमें और क्या पढ़ा था, डोम का ट्री बन जाता है जिसमें रूट नोड डॉक्यूमेंट होता है, फिर HTML बॉडी डिव वगैरह सब कुछ आता है। मतलब कि एक लाइक इस तरह से एक मेन नोड है, फिर एक नोड है, फिर एक नोड है, इस तरह से। फिर हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं बाय आईडी के जरिए, क्लास नेम क्यूरी सेलेक्टर ऑल के जरिए। ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ चेंज करनी है तो हम इनर टेक्स्ट का यूज़ करते थे। अगर कोई HTML टैग लगाना है तो इनर HTML यूज़ करते थे। अगर उसके अंदर से कोई चीज़ निकालनी होती थी तो हम डॉट टेक्स्ट कंटेंट का यूज़ करते थे। ठीक है, जैसे कि HTML टैग्स रीड्स, ठीक है, यस रेंडर करता है, इनर टेक्स्ट नो, और टेक्स्ट कंटेंट मतलब कि इनर HTML टेक्स्ट कंटेंट के दरमियान में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मतलब कि वो हम देख रहे हैं कि कौन सा यूज़ करना चाहिए, कब और क्यों। ठीक है, जब हमें HTML टैग को सिर्फ रीड करना हो, उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस ना करनी हो, तो हम क्या करते थे, इनर HTML बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, हिडन टेक्स्ट तो इनर HTML अलाउ करता था, इनर HTML में हम नहीं फाइंड कर सकते, इनर टेक्स्ट में सॉरी, और टेक्स्ट कंटेंट में भी हम उस चीज़ को निकाल सकते थे। ठीक है, फास्ट कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट होता है टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इवेंट्स। इवेंट्स में हमने पढ़ा था काफ़ी कुछ, जैसे कि इवेंट बाइंडिंग, अच्छा, जिसमें हमने पढ़ा था जैसे कि कोई क्लिक कर दो, माउस मूव कर दो या माउस को इस डिव से बाहर निकाल दो, तब क्या एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, कलर चेंज हो, बटन क्लिक हो, डाटाबेस जाए, मतलब API से कोई रिस्पॉन्स जाए, ETC हमने चीज़ें ईच एंड एवरी देखी। ठीक है, API अभी हम पढ़ेंगे इसकी, इसी जब प्लेलिस्ट का जो आगाज़ है ना उसमें हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तब फिर हमने पढ़े थे इवेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बिल्कुल, इवेंट ऑब्जेक्ट्स में हमने बेसिकली पढ़ा था। ओके, फिर हमने बबलिंग एंड कैप्चरिंग, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग, फिर हमने इवेंट डेलीगेशन एडवांस प्लस पावर। ठीक है, इवेंट बबलिंग के अपने पेरेंट से चाइल्ड से पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट से इट्स, और पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट, इवेंट बबलिंग और कैप्चरिंग में ये दोनों टॉपिक आ जाते थे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था फॉर्म्स, मतलब कि फॉर्म वैलिडेशन किस तरह से होती है। हम इसमें यूज़ कर रहे थे, हम रेजेक्स यूज़ कर रहे थे। रेजेक्स का जो कोड था वो हमने देखा था कि GPT से बोल दें कि हमें एक ईमेल वैलिडेटर रेजेक्स चाहिए और इसको इफ एल्स कंडीशन में पास करके स्टॉप करवा सकते थे अगर यूज़र कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता था। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा आज यहाँ तक प्रीवियस टॉपिक। मैंने सोचा कि एक छोटा सा ओवर रिव्यू, मतलब कि रिवीजन से करवा दी जाए। ठीक है, जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों,
क्योंकि आज जो है वो हम पढ़ने लगे हैं script.js। ओके ठीक है, एक HTML फाइल है, इसको पहले रन कर लेते हैं। आज हम पढ़ने लगे हैं दिस कीवर्ड बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा लाइव लोड etc। ओके अब देखो होगा क्या, टॉपिक्स में पढ़ते हैं। बेसिकली एक हमने कोई चीज़ बना ली, फॉर एग्जांपल लेट x इक्वल्स टू 34। ये रन टाइम कंपाइल टाइम पे सेम वैल्यू ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन एक कीवर्ड है दिस, ठीक है, ये हमेशा चेंज होता है। बेसिकली अभी हम देखेंगे दिस की वैल्यू स्टैटिक नहीं होता, ये रन टाइम पे डिसाइड होता है और डिसाइड होने की तरीका डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, एक वर्ड होता है दिस। ठीक है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में ना कंस्ट्रक्टर में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अभी से अगर हम इस पर ग्रिप हासिल कर लेंगे तो आने वाली वीडियोस में ना हम इस पर अच्छे से मतलब के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, दिस अब इसकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ console.log दिस, अब देखना आउटपुट क्या है, एक विंडो आ रही है। ठीक है, बेसिकली विंडो क्या है, ऐसे समझो कि आपके पास एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। आप 1000 लाइन का कोड के अंदर किसी भी 500 लाइन के अंदर इस विंडो की किसी भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, जैसे ये देखो अलर्ट एडोब ब्लर etc। ठीक है ना, अब अलर्ट की ही अगर हम एग्जांपल देखें, अलर्ट क्या करता था, एक पॉपअप शो करवाता था लाइक दिस अलर्ट विंडो ऑब्जेक्ट। देखो एक पॉपअप शो करवा दिया। अब ये डिपेंड नहीं करेगा कभी भी कि मुझे कहां पर कॉल किया गया है। फंक्शन स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, जहां मर्जी लिख दो आपको, ये चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि विंडो ने इस प्रॉपर्टी का एक्सेस अपने पास लिया हुआ है, मतलब कि ग्लोबल से भी ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसी तरह से अब देखो अगर मैं इसमें लिखूं वे a इक्वल्स टू 23 और यहां पर देखो अगर मैं इसको करूं वेर, और यहां पर मैं करूं console.log दिस। अब देखना, ओके देखो वेर का सबसे मेन नुकसान क्या हुआ कि वेर अपनी वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट में ऐड कर देता है, जिससे ये नुकसान हो सकता है कि कोई भी यूजर हैकर क्या कर सकता है, यहाँ से वैल्यू को चेंज और ख़राब कर सकता है हमारी। इसी जगह इसी के लिए बनाया गया लेट एंड कॉन्स्ट। लेट और कॉन्स्ट में देखो वैल्यू यहाँ पर विंडो में नहीं ऐड होगी। ठीक है ना, विंडो ऑब्जेक्ट में नहीं ऐड होगी कहीं पर भी। ठीक है, तो ये हमने वेर का एक मेन डिसएडवांटेजेस भी देख लिया, और हमने साथ साथ देख रहे हैं कि दिस की वैल्यू कैसे डिपेंड कर सकती है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल में जब भी दिस कॉल होगा तो विंडो ही आएगा। ठीक है, ठीक है, नोड जब हम बैकएंड पढ़ रहे होंगे उसमें हम देखेंगे तब हमें आउटपुट दिस की वैल्यू ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन में, ठीक है ना, नॉर्मल फंक्शन में एक फंक्शन है जिसमें हम लिख सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कॉल। ठीक है, हमने क्या किया, इसको किया कॉल। अब देखो इसमें दिस की वैल्यू क्या होगी, जस्ट अ सेकंड दोस्तों। अब देखो नॉर्मल फंक्शन में भी दिस की वैल्यू क्या होती है, एक विंडो ऑब्जेक्ट होती है बेसिकली। रुक के मुझे ज़रा एक छोटा सा काम आन पड़ा है। ओके, तो इसी तरह से आप फिलहाल उतनी देर क्या करो, इन चीज़ों को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। मैं उतनी देर मतलब कि खामोशी इख्तियार करता हूँ। ओके,
इनको आप क्या करें, ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं इन्हें आप ऐसे करें कि ना आप खुद से चीज़ों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके तो हमने आई थिंक आपने ये सब कुछ खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी लाजमी। ओके, नॉर्मल फंक्शन में ये था। अब हम बनाते हैं मेथड में, देखना दिस की वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है नेम। नेम के अंदर हम कुछ रैंडमली नेम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, स्पेलिंग पर नहीं जाना दोस्तों, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारे पास एक मेथड, मतलब कि बेसिकली एक फंक्शन। इसमें हम fn एक फंक्शन कह सकते हैं। देखो ये एक मेथड बन गया, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ही पहले प्रिंट करा के आउटपुट देखना चाहता हूँ तो क्या आता है, ठीक है, एक हमारी नेम वैल्यू आ रही है और एक नाम आ रहा है, ठीक है, और एक फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल करता हूँ, थोड़ा जूम कर लूँ ताकि डॉट fn फंक्शन, इसको कॉल किया तो अब देखो ये अनडिफाइंड इसलिए करा है क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया कुछ भी, ठीक है। हम यहाँ से कुछ रिटर्न करके सकते थे दिस, ठीक है। अब मेथड के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा इसका ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ही होगा जिसमें ये डिफाइन किया गया है। इसी वजह से हम कहते हैं कि दिस की वैल्यू को तो चेंज होती है हल्की हल्की से नहीं, कब सारी, ठीक है। देखो हमने इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया, ठीक है, और अब इस दिस की वैल्यू ये ऑब्जेक्ट बन चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ एक्सेस करना चाहूँ, देखो दिस डॉट नेम, तो हमें नेम मिल जाएगा। हालांकि मैंने उसको कॉल किया, बेसिकली मैंने किसको कॉल किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉल किया अपनी इस मेथड को, और इसमें कहीं भी नेम को एक्सेस नहीं किया। नेम की वैल्यू हम कैसे ले सके, इसमें अगर हमें और भी वैल्यू डाल दूँ, लाइक दिस एज इज वैलिड वैलिडिटी, ठीक। अब देखो दिस की वैल्यू क्या होगी, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। देखो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, सिर्फ इस दिस के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हम इसमें कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ट्रू, अब इस वैलिड आएगा, ट्रू आ गया, ठीक है। दिस की वैल्यू मतलब कि इस लिहाज से चेंज होती है, थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। ओके, डोम के अंदर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल index.html में एक डोम के अंदर दिस की वैल्यू क्या होती है, जिस पर इवेंट लगाया जाएगा वही उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, लेट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैं लिख लेता हूँ डॉट चेक के नाम से हाई, हाई, ओके, हाई लिख दिया मैंने दोस्तों, आप भी इसे हाई बोलें मेरे कोड को। ओके, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, लेट सेलेक्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हम लिख सकते हैं डॉट चेक ओके, नाइस। अब इस सिलेक्ट पे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक फंक्शन में हम कंसोल डॉट लॉग पहले करवा के देखेंगे दिस बेसिकली क्या आ रहा है। इस पर जैसे ही क्लिक किया, एक पूरा का पूरा जिस पे हमने लगाई हुई थी वही दिस के अंदर आ रहा है। तो इसका मेन फ़ायदा क्या होगा, मैं कुछ इस तरह से चीज़ें इस पर परफॉर्म कर सकता हूँ। बेसिकली इसको थोड़ा सा दिस, अब इस वक्त क्या है, दिस डॉट
स्टाइल स्ट्राइट डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। ओके, जैसे ही मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करो दोस्तों, देखो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका कलर क्या हुआ, रेड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसकी वैल्यू डोम के अंदर जिस पर इवेंट लिस्टनर लगाया गया वो ही होती है बेसिकली। ठीक है, तो आपने बेसिकली इसको रट्टा मार लेना, जुबानी याद करने की कोशिश नहीं करो आप, इसको बस रट्टा मार, बस याद हो जाता है, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास के अंदर, यह भी हम आने वाली जो अगली वीडियो होगी इसके फ़ौरन बाद हम इसको देख लेंगे। लेकिन जो एरो फंक्शन है उसमें सिनेरियो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ARR इक्वल्स टू, ये एक एरो फंक्शन है, इसमें दिस की वैल्यू देखते हैं क्या हो। सिंपल फंक्शन में दिस की वैल्यू थी ऑब्जेक्ट, लेकिन अब हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें दिस की वैल्यू क्या आएगी। इसमें भी दोस्तों क्या आती है, विंडो। ठीक है, इसको बनाते हैं हम बेसिकली इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस, ताकि ये बन गया हमारा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस। ओके, तो इसमें भी क्या आ रही है, एरो फंक्शंस के अंदर भी दिस की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ठीक है, ओके, तो इसमें बता के एरो फंक्शन में लेक्सिकल बाइंड होते हैं, आउटर स्कोप का दिस यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली करना चाहूँगा, आपको दिखा। लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें नेम लिखा हुआ है एक अली। ये बेसिकली इसके अपने उससे कुछ आता है। ओके, नेम लिखा हुआ है अली। ओके 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 ओके, ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ये नहीं ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक फंक्शन बनाया हमने एक आउटर नाम से, console.log this dot names। अब एक इनर फंक्शन है जो कि क्या है, एक एरो फंक्शन है बेसिकली। ओके, एक्सपेक्टेड यहां पर console.log this dot name। देखो यहां पर मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, इसको, इस नेम को ऑब्जेक्ट के अंदर। इनर फंक्शन क्या हो, कॉल्ड हो जाए। एक्सपेक्टेड ओके, तो अब इसमें देखो कि अगर मैं console.log करूं ऑब्जेक्ट को, ओके, तो हमें मिसाल के तौर पे एक हमने जो वैल्यू एक की वैल्यू बनाई थी वो वाली वैल्यू मिल रही है, और एक हमें एक इनर फंक्शन और एक आउटर फंक्शन, दो फंक्शन दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मैं आउटर की वैल्यू लेना चाहूँ तो मुझे अली नाम का मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन है तो ये कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अली मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं सेम इसी तरह से डॉट नेम, ये एरो फंक्शन के अंदर दिस की वैल्यू चेंज हो गई है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ इनर के अंदर तो अनडिफाइंड मिले देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यही चीज इसी के अंदर लिखी होती लाइक दिस, ठीक है, तब हम यहाँ पर देखे जाए दिस डॉट नेम्स, यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि एरो फंक्शन में दिस अपने आउटर स्कोप का वैल्यू लेता है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और साथ ही एक और कॉन्सेप्ट बच गया कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्लास का। ठीक है, और साथ ये नोड वाला, ये वाला तो मैं आपको आने वाली वीडियो में समझा दूंगा। इससे अगली वीडियो जो होगी वो हमारी होगी ऊप की। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अक्सर जो लोग हैं वो बस बेसिक्स तक ही जाते हैं। ठीक है ना,
और ऊप तक या आगे थोड़ा सा एडवांस नहीं जाती, तो मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को एडवांस लेवल तक लेकर जाऊँ। ठीक है, अब इसको आपने ज़ुबानी याद कर लेना है बिल्कुल। ग्लोबल स्कोप में क्या होता है कि दिस की वैल्यू बराबर होती है विंडो की। ग्लोबल स्कोप नोड जेएस में क्या होती है, ज़ुबानी रट्टा मार लो इसको, बेशक अभी नोड नहीं पढ़ा फिर भी ज़ुबानी याद करने की कोशिश करो। इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, दिस हमारे पास वैल्यू होती है एक मॉड्यूल का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, चले इसके कवर करने के बाद एडिशनली एक छोटा सा मजे का टॉपिक आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मॉड्यूल से मुझे याद आया, बेसिकली नॉर्मल फंक्शन में कॉल करने पे दिस की वैल्यू क्या होती है विंडो ब्राउजर। मेथड इनसाइड ऑब्जेक्ट, मेथड में क्या होती है ऑब्जेक्ट जिसमें मेथड कॉल हुआ। इवेंट हैंडलर में क्या होता है वो डोम एलिमेंट जिसमें इवेंट ट्रिगर हुआ, अभी हमने देखा है ऐड इवेंट लिस्ट में। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस नया ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ये हम इसकी अगली वीडियो में देख रहे होंगे। एरो फंक्शन में क्या होता है कि लेक्सिकल बाइंड होता है, आउटर स्कोप का दिस होता है। मतलब क्या इसका लेक्सिकल का मतलब क्या, फंक्शन अपना स्कोप खुद डिसाइड करता है उस वक्त जब कोड लिखा जाता है, कंपाइल टाइम, ना कि जब रन होता है। तो लेक्सिकल का मतलब ये था, इसको आप जुबानी याद कर लो। ठीक है, अब आई थिंक मैं देख लूँ पहले कि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, कितने मिनट की होगी, 30 मिनट की हो चुकी है दोस्तों। ओके, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम इसको ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम इसको एक और बोनस आपको टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आप रिएक्ट जेएस में, नोड में, बैकएंड में भर भर के इस चीज़ को देखोगे, भर भर के। ठीक है, अब सोचो कि हमारा कोड बहुत ज़्यादा बड़ा है, करंट सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा है, अब जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो रहे होंगे। तब हम क्या कर सकते हैं, हम मॉड्यूल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक और फाइल बनाऊं लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और नाम ले दूं जैसे कि book.js, बुक्स का लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, या शॉपिंग लिख देते हैं, shop.js मतलब कि शॉपिंग का लॉजिक लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक, अब हो सकता है कि हमने 2 स्क्रिप्ट फाइल्स लगाई हैं, कोई इशू आए, कुछ ख़राब चीज़ें बने क्रिएट हो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे, जैसे कि ये बनी हुई है, इसमें लगा दो टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल। ठीक है, अब हमारी script.js ये है कि बाकी जो script.js फाइल्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, एरे के अंदर कुछ नहीं था, शायद नहीं एरे के अंदर था, जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, वेरिएबल्स के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट मतलब कि इसको भेज दो जहाँ पर ये जब ये कॉल हो, एक्सपोर्ट फंक्शन, ओके, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ओके। तो और यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिटर्न कर दो a प्लस बी को। ठीक है, यहाँ पर हम लिख a कोमा b। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट फाइल को ही भी किसी भी नाम से सेम डायरेक्टरी के अंदर बना दी, सेम फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर बना दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फंक्शन का नाम भी हम दे सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडिशन के नाम से मैंने दे दिया, WDITI1 एडिशन। कॉपी करता हूँ मैं script.js के अंदर, मैं जा क्या लिखता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो इसने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया एडिशन के अंदर। अगर मैं console.log एडिशन लाइक दिस, इसमें करता हूँ 3,2,3, आंसर करना चाहिए 5। आउटपुट देखो हमें एक एरर मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो हमें कहता है कि यहाँ पर तुम्हें इसके साथ .js लगाना ज़रूरी है हमारे पास। अब देखो आंसर क्या हो, 5। दैट्स मैजिक मैन। अगर आप पहली मरतबा देख रहे हैं ना तो आप बहुत हैरान हो गए, ये कैसे हो गया। अब मैं इसको समझाना शुरू करता हूँ। देखो हर चीज़ में ना, हम चीज़ों को जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, चीज़ों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे स्टेप्स में बनाते हैं। जैसे कि इसके बाद इंशाल्लाह हम जब इसमें जाएंगे, नेक्स्ट जेएस के ऊपर जाएंगे, तो आप यकीन करो बहुत
अच्छा, नेक्स्ट जेएस का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो नेक्स्ट जेएस में इतने एडवांस टॉपिक्स कवर कर रखे हैं ना, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स मतलब कि मैप 5 में auth.js बेसिस, ठीक है ना, बहुत एडवांस में, मतलब ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, रियल टाइम चैट एप्लीकेशन, हर चीज़ बनाएंगे, स्केलिंग हम हर चीज़ क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको सुनाता हूँ मॉड्यूल। रिएक्ट जेएस में नेक्स्ट में क्या होता है कि यूआई के लिए कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, नोड में मॉड्यूल होते हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको टाइप मॉड्यूल दे दिया। ठीक है, और एक script.js एक मेन फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसी भी नाम से कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट, कि जब भी इसको कॉल किया जाए तो इसको वहाँ भेज दिया जाए। डिफ़ॉल्ट मतलब कि इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ठीक है, फंक्शन भेजा जाए, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ न्यू है, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, बाकी सेम है। ठीक है, जब भी कॉल किया जाए तो इस फंक्शन को कॉल किया जाए तो एक्सपोर्ट इसको भेज देगा वहाँ पर। ठीक है, एडिशन नाम से एक फंक्शन है जिसमें 2 पैरामीटर और हम रिटर्न कर रहे हैं a+b। और script.js के अंदर हमने क्या किया है, script.js के अंदर हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है बेसिकली। देखो, अगर मैं इस पर कंट्रोल और क्लिक करूँ तो हम वहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर हमने इसको एक एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपने उस फाइल को लेकर आ रहा हूँ इंपोर्ट की मदद से। इंपोर्ट करो एडिशन को, इस फंक्शन का नाम, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, ./2variable.js, जिस फाइल का नाम ये है। ठीक है, अब इंपोर्ट हो गया, मतलब कि अब इस एडिशन के पास सारी की सारी पावर्स हैं, हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं। एडिशन 2 आर्गुमेंट में हमने 2 और 3 पास किया, ये 2 और 3 इस फाइल के अंदर गया, इस फाइल के अंदर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 + 3 5 आ गया। रिटर्न क्या करता है, जहां पर कॉल किया गया हो, कॉल कहाँ किया गया है, script.js। script.js के अंदर कहाँ पर गया, एक्सपोर्ट की वजह से। एक्सपोर्ट को कैसे हमने लिया, इंपोर्ट की वजह से। हाँ, क्या एक जज्बाती लेक्चर दिया आपको मैंने। ओके, तो ये था आज का छोटा सा मजे से टॉपिक, जिसमें हमने रिवीजन के साथ साथ छोटी सी बेसिक से रिवीजन और साथ साथ हमने क्या किया है, साथ के साथ हमने मॉड्यूल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, जिसका टॉपिक है ऊप्स। अपने लिहाज से थोड़ी सी नेट पर ChatGPT से भी कहीं से भी रिसर्च करके लाजमी लाना कि ऊप होती क्या बेसिकली, फिर यार दोस्तों मज़ा आता है पढ़ने का। ठीक है, तो अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं।